बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश सीखने के सिलसिले में ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का तीसरा दिन है। मैं हूँ इंतखाब उमर। इंग्लिश में सवाल पूछना सीखते हैं। क्या आप मसरूफ़ थे? वे आर यू बिज़ी? क्या वो चाय पीता है? डज़ ही टेक टी? क्या वो सो गया? डिड ही स्लीप? क्या उनके पास पैसा है? हैव दे मनी? क्या आपके पास मोटरसाइकिल थी? हैड यू अ बाइक? क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी? इसमें अभी हम सिर्फ इतना तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि उर्दू में जो जुमला क्या से स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं सारा का सारा जुमला क्या से स्टार्ट है, तो इसका जब हम इंग्लिश में अगर हम इसे बोलने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, ठीक है। और उस जुमले में अगर फुल वर्ब है तो वो फुल वर्ब एम इज़ आर वाज वर्ब जो भी है वो आ जाएगा। जैसे सब में तुम देख रहे हो कि वेयर, डज, डिड, हैव, हैड, विल, ये सारे के सारे मददगार वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, फेल हैं सारे के सारे, और ये स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसे तुम लोग इतना पढ़ लो, अभी इतना ही देख लो, फिर आगे इसके बारे में हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर हम बयानिया जुमलों से सवालिया जुमला बनाते कैसे हैं, है ना। ये मैं बताया पीछे जो सवाल था वो हम लोग बनाए कैसे। तो हम लोग अब स्टेटमेंट सीख चुके हैं, बहुत सारा सेंटेंस मैंने तुम लोगों को स्टेटमेंट के सिलसिले में, मतलब बयानिया जुमले में हम लोग जो बोलते हैं जुमला आमतौर से जिसमें सवाल नहीं होता है वो स्टेटमेंट या बयानिया जुमले कहलाते हैं। तो जैसे एक जुमला है दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें दिस जो है सब्जेक्ट है और इस जो है वो वर्ब है, यहाँ फुल वर्ब है, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं कि दिस इज़ को हम लोग कर देते हैं इज़ दिस, बस सिंपली वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं, फिर उसका जो अदर वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ रहते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं और ये जुमला क्या से बन जाता है, क्या ये मेरी बिल्ली है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इंग्लिश में ग्रामर की ज़बान में यस नो क्वेश्चन कहते हैं। दिस इज़ माई कैट से सवाल बन गया, ये मेरी बिल्ली है। सिर्फ इसमें अगर क्या जोड़ेंगे, लेकिन इसमें कोई भी नया वर्ड नहीं जोड़ना पड़ता है, सिर्फ उसको इंटरचेंज कर देते हैं, तबादला कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर हंग्री, तुम भूखे हो। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो ये जो यू आर है इसमें आर को पहले ले आएंगे और यू को उसके बाद ले, दोनों को चेंज कर देंगे, तबादला कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यू आर हंग्री, आर यू हंग्री, तो ये भी यस नो क्वेश्चन का ही एक एग्जाम्पल हो गया। तुम भूखे हो, क्या तुम भूखे हो। तो अब हम किस नतीजे पहुँचे हैं कि किसी बयान को, मतलब किसी स्टेटमेंट को, यहाँ बयान मतलब सेंटेंस है, किसी बयान को किसी सवाल में तब्दील करने के लिए हम जुमले के आगाज़ में फ़ेल रखते हैं। देखा हमने जुमले के आगाज़ में क्या कर दिया, फ़ेल रख दिया। यहाँ भी इस फ़ेल है और यहाँ भी इस फ़ेल है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस्म या ज़मीर और फ़ेल, इस्म या ज़मीर और फ़ेल, इस्म या ज़मीर सब्जेक्ट हुआ और फ़ेल तो उसका पार्ट हुआ, उसके बाद के जगहों का तबादला करके सवाल बना देते हैं। क्या मतलब, समझ गए होगे कि यहाँ पर ज़मीर है दिस, यहाँ पर अकरम है नाउन, मतलब इस्म हो या ज़मीर हो जो भी हो, और उसके साथ जो वर्ब आया है दिस इज़, अकरम इज़, इसका हम लोग तबादला कर देते हैं। दिस इज़ बन जाएगा इज़ दिस, अकरम इज़ बन जाएगा इज़ अकरम। दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। इज़ दिस माई कैट, क्या ये मेरी बिल्ली है। अकरम इज़ हंग्री, अकरम भूखा है। इज़ अकरम हंग्री, क्या अकरम भूखा है। तो इसका जवाब हम जब देंगे येस या नो, तो येस दिस इज़ माई कैट, येस अकरम इज़ हंग्री, नो दिस इज़ नॉट माई कैट, नो अकरम इज़ नॉट हंग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ ड्रिल दे रहा हूँ बयानिया जुमलों को सवालिया जुमलों में बदलने के सिलसिले में। जैसे देखो, अकरम इज़ रीडिंग अ बुक, अकरम एक किताब पढ़ रहा है, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इज़ अकरम रीडिंग अ बुक, मतलब अकरम इज़ कन्वर्ट हो जाएगा इज़ अकरम में। इसी तरह से और क्वेश्चन है, वो आज रात पिज़्ज़ा खाएगी, शी विल ईट अ पिज़्ज़ा टू नाइट। तो इससे तुम लोगों का क्वेश्चन बनेगा क्या वो आज रात पिज़्ज़ा खाएगी, ये इंग्लिश में बनाना है या बोलना है। वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर ए पार्टी। इसे तुम लोग बनाना है क्या वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन बनाना है। ये मेज़ लकड़ी का बना है, द टेबल इज़ मेड ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर दिस होना चाहिए, यह मेज़ या द टेबल, ठीक है। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये मेज़ लकड़ी का बना है। आपको बनाना है क्या ये मेज़ लकड़ी का बना है। तो कैसे बनाना है, सिंपली अकरम इज़ हो जाएगा इज़ अकरम, तो इसी तरह से शी विल क्या हो जाएगा, दे आर क्या हो जाएगा, द टेबल इज़ क्या हो जाएगा, है ना। तो इसे तुम लोग बनाओ जब तक। इसका जवाब मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया था। अकरम इज़ रीडिंग ए बुक से हो जाएगा इज़ अकरम रीडिंग ए बुक। वो आज रात पिज़्ज़ा खाएगी, क्या वो आज रात पिज़्ज़ा खाएगी,
तो शी विल बन जाएगा विल शी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो लोग पार्टी में जा रहे हैं, क्या वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर, हो जाएगा आर दे। ये मेज़ लकड़ी का बना है, द टेबल इज़ बन जाएगा इज़ द टेबल, और उसके बाद अदर वर्ड्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हमने बहुत आसान तरीके में यस नो क्वेश्चन बनाना सीख लिया है। हमें सिर्फ उस जुमले का स्टेटमेंट आना चाहिए। उर्दू में एक लफ्ज़ क्या जुड़ता है सवाल पूछने के लिए, यस नो सवाल पूछने के लिए, यस नो सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन इंग्लिश में कोई भी उसके लिए क्या के लिए व्हाट वगैरह कुछ ऐसा वर्ड नहीं जुड़ता है। उस जुमले में जो फुल वर्ब है या मेन वर्ब है उसे हम जुमले के शुरू में ले आते हैं। तो उम्मीद है कि तुम लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब है तुम लोगों को हम वर्ब टू बी से इंट्रोडक्शन कराते हैं। वर्ब टू बी क्या है एक्चुअली, ये बी वर्ब है, बी माने होना होता है, बी का पास्ट टेंस वाज होना है, हुआ था, बिन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद ये बस 4 इसकी शक्लें हैं, ठीक है। तो इसी शक्ल है, बी का है एम इज़ आर, वाज वेयर, बी बिन बीइंग। एक्चुअली है क्या मैं एक टीचर हूँ, आई बी अ टीचर होता नहीं है, आई एम, मैं बी माने हूँ, हूँगा, मैं टीचर हूँ। तो बी की जगह पर हम अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो एम लगाएंगे, और अगर पास्ट में करेंगे तो वाज लगाएंगे। मैं टीचर हूँ, मैं टीचर था। अब फ्यूचर में बात करें आई विल बी अ टीचर। इसी तरह से अगर ही होगा तो इज़ होगा। तो ये हूँ हाँ ही की ये शक्ल है। अगर प्रेजेंट में है तो हूँ है, पास्ट में है तो था थे, ठीक है। और ये सब जो है ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट के में ये सब इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो फेल है वर्ब टू बी की कितनी शक्लें हैं, 8 शक्लें होंगी। 1 मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, 8 शक्लें हैं। एम इज़ आर 3, वाज वर्ब 5 और बी बिन बीइंग, बी बीइंग बिन। ये फेल लोगों, चीज़ों, मकामात और ख़यालात की हालत को बयान करने या बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये जैसे तुम्हारे किसी की फ़ाइल की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी उम्र या उसकी कौमियत, उसकी मुलाजमत या दीगर आदतों के बारे में बता सकते हैं। देखो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आई के बारे में बता रहा है, उसकी खसलत कर बता रहा है। आई एम ए बॉय, वी आर स्टूडेंट्स, ही इज़ 10 years old, दे आर चाइनीज़। इसी तरह से आई वॉज अ रिच मैन, वी वी आर लेबोरियस, हम लोग मेहनती थे। ही वॉज इल, वो बीमार था। दे वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे। तो ये इसको अच्छे तरह से जहन में इस्तेमाल लेना है। इसका इस्तेमाल जो है सैकड़ों हज़ारों सेंटेंस बनाने में इन 8 वर्ब का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और मेन वर्ब के तौर पर, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये वर्ब टू बी की 8 शक्लें हुई। अब वर्ब टू बी की शक्लों से कुछ हम सवालिया जुमले बनाते हैं। जैसे एक जुमला है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो क्या बारिश हो रही है, तो इज़ इट रेनिंग। हम लोग भूखे हैं, वी आर हंग्री, आर वी हंग्री, क्या हम भूखे हैं। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, तो एम आई गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा हूँ। तो देखा जो पीछे मैंने रूल बताया था वही रूल है। अब यहाँ पे वर्ब टू बी की मदद से कुछ हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और तुम्हारे इंग्लिश बोलने में और समझने में बहुत ही मददगार साबित होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं देयर से शुरू करते हैं। देयर का वैसे लफ्ज़ी माने वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर है। इंट्रोडक्शन माने क्या होता है, जब हम किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, तारुफ़ कराते हैं। तो यहाँ जो वर्ब है ना, ये जो देयर वर्ड है ना, ये एक्चुअली उस जुमले में सब्जेक्ट होता नहीं है, उसका वो तारुफ़ करके अपने आप को वो सब्जेक्ट वो बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बाद में लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि होता है देयर सब्जेक्ट है, लेकिन जुमले का मेन सब्जेक्ट जो है बुक है, ठीक है। बुक के बारे में हमें इसकी वो क्या करता है कि उस किसी फ़ाइल के बारे में उसमें जो नाउन आया है उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को बताता है या उसकी हालत को बताता है। जैसे मेज़ पर एक किताब है, देयर इज़ ए बुक ऑन द डेस्क, तो ये देयर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद वर्ब टू बी की शक्ल इज़ लग गया है। देयर इज़ अ बुक ऑन द डेस्क। इसी तरह से दरवाजे पर कोई था तो देयर से स्टार्ट होगा, वाज लग जाएगा। देयर वॉज, कोई था, समवन, कहाँ था, ऑन द डोर। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर है को कैसे किया इसने, देयर से लगाया। देयर के बाद आर लगेगा, क्योंकि 24 आवर्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। कुछ लड़के थे, देयर वेयर सम बॉयज़। तो हम देख रहे हैं कि ये देयर जो है उस जुमले को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ वहाँ है या नहीं है इसके बारे में हमें बताता है। जैसे देयर इज़ नॉट होगा,
देयर इज़ नॉट अ बुक निगेटिव बन जाएगा, देयर वाज नॉट समवन, देयर आर नॉट 24 आवर्स इन अ डे, देयर वर नॉट सम बॉयज़, वहाँ कुछ लड़के नहीं थे। तो इस तरह से हम लोग इसका निगेटिव बना देंगे। वर्ब टू बी का दूसरा स्ट्रक्चर है जो इट से शुरू होता है। पिछला जुमला देयर से शुरू हो रहा था, तो यहाँ पर इट माने ये होता है ना, जो प्रोनाउन है। यहाँ पर इट जो है ये भी इंट्रोडक्टरी है, ये भी जो है किसी जुमले को इंट्रोड्यूस करता है, उमूमी ख्यालात या अकायद का इजहार करता है। ये वक्त या दूरी के बारे में बताता है। जैसे बारिश हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेनिंग बोलेंगे, इज़ रेनिंग बोलेंगे नहीं, तो इज़ रेनिंग से पहले इट लगा देंगे, इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग या इट्स रेनिंग एक ही बात है। इसी तरह सुबह के 6 बज रहे हैं, इट इज़ 6 इन द मॉर्निंग, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग, बाहर धूप है, इट इज़ सनी आउटसाइड। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा, एक ये देखा इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल, और दूसरा हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल। अब जो है एक तीसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर है जो हम लोग यूज़ टू के को यूज़ करेंगे। यूज़ टू माने होता है किसी चीज़ की हमें पास्ट में कोई आदत थी, मतलब वो आदत अब नहीं है, तो यूज़ टू के बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ टू करेंगे, उसके बाद वर्ब की हमेशा शक्ल लगेगी। एक्चुअली टू है ना, तो टू के बाद वर्ब की पहली शक्ल ही लगती है। किसी ऐसी चीज़ का इजहार करता है जो माजी में किया जाता था और अब आम तौर पर नहीं किया जाता। जैसे मैं सिगरेट पीता था तो क्या होगा, आई सिगरेटेड, आई स्मोक्ड नहीं, आई यूज टू स्मोक। मैं दिल्ली में रहता था, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मतलब अब नहीं हूँ। मैं 6 बजे काम शुरू करता था, आई यूज टू स्टार्ट वर्क एट 6 o'clock। मुझे केले पसंद थे, आई यूज टू लाइक बनाना। तो देख रहे हैं कि यूज टू के बाद वर्ब की पहली शक्ल आई है, और आई और यूज टू के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है या कोई भी मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बी यूज टू इस्तेमाल करेंगे। बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एम इज़ आर वाज वर हम कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए बी हो गया। बी के बाद प्लस होगा, यूज टू, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल लगती है। बी यूज टू का इस्तेमाल कब करते हैं, देखो ध्यान दो, मैंने पीछे क्या बताया कि यूज टू का इस्तेमाल कब क्या करते हैं, कोई काम करता था, माजी में कोई काम करता था, अब नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बी यूज टू क्या होगा, इसको देखते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए आम महसूस होते हैं या जिन चीज़ों के हम आदी हैं, आदत है हमें जिस चीज़ की। जैसे देखो, उसे तो रोने की आदत है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ यूज टू वीप। यहाँ पर इज़ जो हो गया वर्ब टू भी हो गया, उसके बाद यूज टू है ना, आदत है, उसे तो रोने की आदत है। तो इस तरह से इंग्लिश मन में बहुत सारे जुमले को तुम बोल सकते हो, उसे तो हंसने की आदत है, उसे तो खेलने की आदत है। इस तरह से सैकड़ों 50 जुमले बना के तुम लोग बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो और करना चाहिए। मैं जल्दी उठने का आदी हूँ, तो यहाँ पर एम हो जाएगा, आई एम यूज टू, फिर अपने आगे बोलिए आई एम यूज टू जल्दी उठने का। ऐसे अगर बोल सकते हो, अगर जल्दी उठने का नहीं याद आ रहा है तो आई एम यूज टू जल्दी उठने का बोल दो, तुमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बना लिया। एम यूज तो तुम्हें समझ में आ गया। तुम्हें तो बकवास करने की आदत है, यू आर यूज टू यैपिंग, यैप माने होता है बकवास करना, तो इससे यैपिंग बन गया वर्ब की चौथी शक्ल। मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग, ये ऊपर नीचे हो गया। ये चूँकि उर्दू और इंग्लिश दोनों को एक ही इसमें टाइप करना बहुत ही मुश्किल काम है, और दोनों के फ़ॉन्ट में भी बहुत चेंजिंग होती है। और ये हम लोग के पास जो कंप्यूटर जो होता है इंडिया में, वो ज़्यादातर इंग्लिश को लेकर के बनाया जाता है, तो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम्हें तो बाल की खाल उतारने की आदत है, तो आदत है तो यू आर यूज टू, और बाल की खाल उतारना जो है ना, होगा उसका होता है स्प्लिटिंग हेयर्स, बाल की खाल उखाड़ना। तो ये याद करना, अच्छा वर्ड है। तुम्हें तो बाल की खाल उतारने की आदत है, यू आर यूज टू स्प्लिटिंग हेयर्स। उसे हंसने की आदत थी, तो ये थी है तो वाज हो जाएगा। ही वाज यूज टू, किस चीज़ की आदत थी, हंसने की, उसे हंसने रोने की आदत थी, ही वाज यूज टू वीपिंग। उसे दौड़ने की आदत थी, ही वाज यूज टू रनिंग। उसे इन चीज़ों की आदत नहीं है, ही इज़ नॉट यूज टू दिस थिंग्स। तो अब ये सब जो है ना, इससे तुम लोग नॉट लगा के नेगेटिव बना लोगे। मैं जल्दी उठने का आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप। क्या मैं जल्दी उठने का आदी हूँ, एम आई यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो इस तरह से हम ये सारा का सारा बयानिया सेंटेंस है, जुमले हैं, स्टेटमेंट है, निगेटिव और क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और खूब प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम लोग छोटे छोटे जुमला बनाना सीख लोगे अच्छे स्ट्रक्चर साथ। उसके बाद है, ये तुम लोग को नहीं दिखाई देगा, ये नीचे आ गया है टाइपिंग में, आपको किस चीज़ की आदत है। तो
व्हाट आर, ये चूँकि WH क्वेश्चन है, व्हाट आर यू यूज टू, आपको किस चीज़ की आदत है, क्वेश्चन है, यूज टू हो गया यहाँ पर कि आपको किस चीज़ की आदत है। तो उम्मीद है कि तुम लोग इस स्ट्रक्चर को समझ जाओगे। अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बी यूज टू नहीं है, विल गेट यूज टू है ना। क्या है, विल गेट टू यूज टू करेंगे तो हम लोग यूज टू ही कर रहे हैं, तो जुमला नेचुरली विल है तो फ्यूचर में होगा। देखो विल गेट यूज टू माने होता है कि आदत पड़ जाएगी, मतलब कोई काम करने की आदत पड़ जाएगी। विल गेट यूज टू किसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, किसी काम की करने की कोशिश करेगी। देखो यहाँ पे है, जुमला लंबा है लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कोशिश करें तो आपको जल्द ही इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी। आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी, ये छोटा जुमला है। अगर आप कोशिश करें, इफ़ यू ट्राई, ठीक है, आपको इंग्लिश बोलने की जल्द ही को छोड़ देते हैं, आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो यू, आप हो गया यू, आदत पड़ जाएगी, विल गेट यूज्ड होगा तो यू विल गेट यूज्ड टू, यू विल गेट यूज्ड टू, आपको आदत पड़ जाएगी किस चीज़ की, इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग इंग्लिश। और जल्दी, तो यहाँ सुन माने जल्दी होता है, ये एडवर्ब है इसलिए वर्ब के पास आ जाएगा। इसी तरह से उसे आवारागर्दी करने की आदत पड़ जाएगी। आवारागर्दी करना का होता है वांडर, वांडर से बन गया वांडरिंग, भटकना होता है एक्चुअली। तो उसे आवारागर्दी करने की आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, उसे का क्या होगा, ही हो जाएगा। तो आदत पड़ जाएगी, ही विल गेट यूज टू, सब्जेक्ट के बाद विल गेट यूज टू हो जाएगा। उसके बाद आपने वर्ब की चौथी शक्ल लगा देनी है। मुझे दिल्ली में रहने की आदत पड़ जाएगी, मुझे आदत पड़ जाएगी पहले बना लो, उसके बाद दिल्ली में रहने की बाद में करना। तो आई विल गेट यूज टू, मुझे आदत पड़ जाएगी, कहाँ, लिविंग इन दिल्ली। तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, तो इसकी हो गया इट, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट। धीरे धीरे का होता है बाय एंड बाय, है ये एक साथ इस्तेमाल होता है, इसका माने धीरे धीरे होता है। तो हमने देखा कि अगर हमें ऐसी चीज़ है जिसकी हमें आदत पड़ जाने का ये है ख़तरा है, या अच्छी आदत है और या बुरी आदत है। अच्छी आदत है तो वो ख़तरा नहीं हुआ, अच्छी आदत पढ़ने की पढ़ सकती है, पड़ जाएगी, या फिर बुरी आदत पढ़ने का डर है, अंदेशा है, तो हम लोग विल गेट यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। विल तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, अगर अब उसको विल गेट यूज टू को हटा के अगर हैज़ हैव लगा देंगे, हैज़ हैव क्या होता है, हैज़ एक्चुअली सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव प्लुरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। की आदत पड़ गई है ना। तो फिर से बैक घूम के देखना, तो हमने जैसे एक जुमला हम लोग बोलना है, मुझे अब मुझे काम करने की आदत पड़ गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब को छोड़ दो, मुझे काम करने की आदत पड़ गई है। मुझे आदत पड़ गई है क्या होगा, ठीक है, मुझे आदत पड़ गई का होगा आई हैव गॉट यूज टू, मुझे आदत पड़ गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू, उसे आदत पड़ गई है। योर चिल्ड्रेन हैज़ गॉट टू, तुम्हारे बच्चे को आदत पड़ गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू, तुम्हें आदत पड़ गई है। अब उसके बाद ये जुमला बना लेंगे, फिर हम अब देखो पूरा जुमला मैं फिर से बोलता हूँ, अब मुझे काम करने की आदत पड़ गई है। आई हैव गॉट यूज टू वर्किंग, इसमें भी ING लगा हुआ है, नाउ। उसे मांगने की यानी भीख मांगने की आदत पड़ गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू, उसे आदत पड़ गई है किस चीज़ की, बेगिंग की, भीख मांगने की। तुम्हारे बच्चे को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। योर चिल्ड्रेन हैज़ गॉट यूज टू, तो ये स्ट्रक्चर है, हैज़ गॉट यूज टू या हैव गॉट यूज टू। उसे इतना ज़्यादा काम करने की आदत पड़ गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू वर्किंग सो मच, उसे इतना काम करने की आदत क्यों पड़ गई है। तो हम इसको वाई से स्टार्ट करेंगे, WHY, वाई नहीं बोलना है, वाई हैज़ ही गॉट यूज टू वर्किंग सो मच। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3-4 स्ट्रक्चर देखा है। अब एक और गेट से इस्तेमाल है ना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम आदत पड़ रही है तो यहाँ पर क्या है, बी का इस्तेमाल होगा, वर्ब टू बी, M is are was were जो भी होगा, फिर गेटिंग यूज टू हो जाएगा। वो जुए का आदी हो रहा है यानी उसे जुआ खेलने की आदत पड़ रही है। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या है कि तुम्हें वर्ब का माना जानना होगा। कंफ्यूज नहीं होना जुमले से कि जुमला बहुत बड़ा है। तो जुआ खेलना का होता है गैम्बल, इसी से बना है गैम्बलिंग। तो उसे आदत पड़ रही है का पहले बना लो, उससे आदत पड़ रही का क्या होगा, ही इज़ गेटिंग यूज टू, शी इज़ गेटिंग यूज टू, मुझे आदत पड़ रही है, आई एम गेटिंग यूज टू, हम लोगों को आदत पड़ रही है, वी आर गेटिंग यूज टू। अब किस चीज़ की आदत पड़ रही है वो आगे लिख देना है। तो अब देखो जुमला कितना आसान हो गया। उसे जुआ खेलने की आदत पड़ रही है, ही इज़ गेटिंग यूज टू गैम्बलिंग। उसे झूठ बोलने की आदत पड़ रही है, शी इज़ गेटिंग यूज टू लाइंग। शी इज़ या शी इज़ एक ही बात है। आई एम या आई एम, मुझे आज़ाद बैठने की मतलब फ्री बैठने की आदत पड़ रही है, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे आदत पड़ रही है, मैं रिटायर हो गया हूँ। आई एम गेटिंग यूज टू सिटिंग फ्री, हम पढ़ाई के आदी हो रहे हैं, वी आर गेटिंग यूज टू स्टडिंग। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम लोग पढ़ाई के आदी हो रहे हो तो
आई एम हैप्पी, यू आर गेटिंग यूज टू स्टडिंग। तो बहुत ताज्जुब है, लगता है गेट तो से बहुत सारी बातें हम बना सकते हैं, तो हमें लगा कि तुम्हें गेट के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर में कुछ बता दूं। देखो है क्या, गेट का माने पाना होता है ना, लेकिन इसके बहुत सारे इसके मीनिंग इसके इस्तेमाल होते हैं। जैसे गेट का पहला माना जो होता है टू ऑब्टेन, टू रिसीव, टू बाई, हासिल करना, पाना या ख़रीदना। इसके और ही माने होते हैं। एक माना होता है लाना, जैसे कैन यू गेट मी एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, क्या तुम मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लाओगे। गेट का एक और माना होता है आना, आई यूजली गेट होम फ्रॉम वर्क अराउंड 6, मैं आम तौर से काम से घर आता हूँ कितने बजे, 6 बजे। इसी तरह से गेट का एक माना होता है होना, जैसे देखो गेट एंग्री, गुस्सा होना। फ़ॉन्ट था छोटा है लेकिन उम्मीद है कि तुम लोग पढ़ लोगे। गेट एक्साइटेड, उत्तेजित होना। गेट टायर्ड, थक जाना। गेट सिक, बीमार होना। गेट ओल्डर, बूढ़ा होना। गेट इंगेज्ड, मशगूल होना या किसी की मंगनी हो जाती है, गेट इंगेज्ड कहते हैं। गेट ड्रेस्ड, लिबास में होना या लिबास पहन के तैयार होना। गेट यूज टू, आदि होना, जो पीछे मैंने बताया है। अच्छा, गेट का एक माना होता है समझना, जैसे अगर हमें बोले मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई तो हम बोलेंगे आई डोंट गेट इट। गेट का एक और माना होता है मना लेना, आई गॉट हिम टू एग्री विथ मी, मैंने उसे मना लिया, मेरे साथ मेरी बात पे वो एग्री हो गया, तो गॉड का माने मना लेना होता है। गॉड का एक और माना होता है जिम्मेदारी, यहाँ दारी नीचे आ गया, इसका आधा ही तुम लोगों को हिस्सा दिखेगा। जैसे आई हैव गॉट टू पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल, मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लाने की जिम्मेदारी है, मुझे लाना है। तो गॉट टू को स्पोकन इंग्लिश में गॉटा बोलते हैं। आई हैव गॉटा पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल या आई हैव गॉट टू पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल। तो उम्मीद है कि तुमको ये स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों की बारी है। अब आप लोग कितना जानते हैं इसे आप लोग बोलिए, लिखिए, समझिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ौरी जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये कुछ जुमले हैं जिसे आप लोग को इंग्लिश में बोलनी है। चलते फिरते बैठते, उसे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी, उसे सिगरेट पीने की आदत थी, तुम्हें नमाज़ पढ़ने की आदत क्यों नहीं है, तो यहाँ पर वाई से स्टार्ट होगा। मुझे इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की आदत है, बर्दाश्त करना का होता है पुट अप विथ। कुत्तों को भौंकने की आदत होती है, मुझे अकेले सोने की आदत है, उसे भी उस कॉलेज की आदत पड़ जाएगी। तुम्हें जल्द ही यहाँ काम करने की आदत पड़ जाएगी, उसे बोलने की इतनी आदत क्यों है, या उसे इतना बोलने की आदत क्यों है, दोनों जुमला सही है। मुझे रोने की आदत नहीं है, उसे लॉन टेनिस खेलने की आदत पड़ रही है, उसे खाने की बहुत आदत है, मुझे होटलों में रहने की आदत नहीं है, उसे दावतें खाने की आदत नहीं है। तो इससे आप लोग बोलिए, इसमें का वर्ब जो है, वर्ब ढूंढिए, वर्ब का मीनिंग समझिए, उसके बाद जुमले का इस्तेमाल जो स्ट्रक्चर है पीछे 3-4 सारे के सारे जुमले इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे। और इसका निगेटिव बनाइए, यस नो क्वेश्चन बनाइए और WH क्वेश्चन बनाइए, और फिर देखिए कि इंग्लिश में आप लोगों को कितना मज़ा आता है। और एक अहम बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक अच्छी सी डायरी रखो या बेहतरीन कॉपी रखो, और उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नोट करते जाओ, वो तुम्हारा नोट तैयार होगा। क्योंकि बार बार व्हाट्सएप को यूट्यूब खोलना, उसको उस जुमले तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है और उतना वक्त भी हमारे पास नहीं होता है। तो यूट्यूब एक दफ़ा देख लेना का सफिशिएंट है। उसके बाद उसमें से तुम लोगों को वर्ड्स नोट करना है, एक कॉपी तैयार करनी है और ये ठान लेना है कि हमें इंग्लिश बोलनी है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। अभी तो तीसरा ही दिन है और इसमें मैंने तुम लोगों को बहुत कुछ बता दिया है। वीडियो लंबा है लेकिन इससे तुम लोग उबना मत, है ना। ऐसे वक्त निकाल के रुक रुक के ही सही थोड़ा थोड़ा ज़रूर देखना, है ना। मुझे बहुत खुशी होगी और अपने कमेंट ज़रूर भेजना, इससे हमारी हिम्मत अफजाई होगी। और मैं और भी अभी मैं और भी जो वीडियो बनाऊँगा वो मैं तुम लोगों को उसमें मैं और भी सुधार ला सकता हूँ और मेहनत से बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि अब तुम लोगों को अपनी वोकैबुलरी मजबूत करनी इंतहाई ज़रूरी है। तो देखो, एब्सकॉन्ड माने होता है भाग जाना, जान बचाकर भाग जाना। हम लोग के ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करता था दिल्ली में, तो जो ऑफिसर थे, 2 ऑफिसर एक रूम में बैठते थे। तो कभी कभी एक ऑफिसर नहीं रहते थे, दूसरा ऑफिसर बहुत मज़ा आया था। वो कहते थे कि उनका नाम RB गांधी था। तो कोई पूछता था अक्सर ये नहीं है, तो बोला ये RB गांधी इज़ एब्सकॉन्डिंग। तो हम लोग बहुत हंसते थे। तो एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है भाग जाना, एब्सटेन परहेज़ करना, अकाउंट हिसाब किताब, एब्यूज़ गाली देना, एक्यूज़ इल्ज़ाम लगाना, एक दर्द, अबाइड मानना या पाबंदी करना, अबेट कम करना, एकम्प्लिश पूरा करना। इसमें जिसमें ना लगा हुआ है वो वर्ब है, तो उस पर ख़ास ध्यान दोगे, जुमला बोलने में बहुत ही मददगार साबित होगा। एकॉर्ड मर्ज़ी,
एब्सॉर्ट नामाकूल, एक्यूमुलेट जमा करना, एक्सेंट लहजा, एक्सेस रसाई या पहुँच। ये मैं जब उर्दू टाइप करता हूँ तो हमज़ा वाला नहीं आ पाता है, तो उसके नीचे 2 डॉट आ जाता है, तो इसे हमज़ा ये ज़र ई ही समझो। एबिलिटी लियाकत, एब्जेक्ट जलील। और ये बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। एज़ माने जैसा कि, ऑल माने तमाम सभी, एंड माने और जानते ही हो, एनी माने कोई, एगो पहले, अलॉन्ग साथ साथ, आल्सो भी, एनीवन कोई एक, एज़ फॉर एज़ जहाँ तक कि एक एज़ फार एज़ भी होता है, एज़ फॉर एज़ जहाँ तक कि, एज़ वेल एज़ के साथ साथ, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, आफ्टर माने बाद, एट लीस्ट कम से कम, ऑल दो अगरचे, बिफोर पहले, ऑलवेज़ हमेशा। चलिए अब आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग ने कभी WH ख़ानदान से मुलाकात किया है? ज़रूर किया होगा, इसलिए कि हम लोग जब कोई बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम ही होता है, जनाब कैसे हैं आप, सलाम व कलाम के बाद सबसे पहले हम WH फैमिली के क्या ही अपना तीर छोड़ते हैं, हाँ, सामने वाले को। तो ये जो है उर्दू में जितना भी का, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो काफ से स्टार्ट होता है ना, तो इंग्लिश ने भी अपना एक बना रखा है, वो उसकी ज़िद है कि हम WH से ही स्टार्ट होंगे। तो ये जो फैमिली है WH फैमिली, ये सवाल पूछने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वाट नहीं बोलना, वाट जैसे मैं बोलता हूँ कोशिश करो वैसे ही बोलो, और प्रोनाउंसिएशन मेरी जहाँ तक कोशिश है मैं ठीक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ अल्फाज को मैं ठीक से उसका उच्चारण ना कर पाऊँ, तलफ़ुज़ की अदायगी ना कर पाऊँ। वेयर एक्चुअली होता क्या है कि एच की आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है, तो ये वेयर होगा। और WERE जो होता है, WERE ये होता है वर होता है एक्चुअली, वेयर, और ये वेयर होता है ना, तो ठीक है, ये हो गया वेयर। सॉरी कहाँ चला गया ये, हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया वेयर, कहाँ और जहाँ भी होता है, ठीक है। हम लोग बहुत छोटे बचपन ही में हम लोगों ने इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया, तो कहाँ, जहाँ, कौन, जो, कब, जब, सब याद कर रटते रहते थे। वेयर कहाँ, जहाँ, हु माने कौन जो क्या है, ये तुम लोग जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे ना, जब 2 जुमले को जोड़ना होगा, 2 क्लॉज को, 2 फ्रेज को, तो इसमें इस्तेमाल होता है जो का। तो यहाँ पर कौन है एक्चुअली क्वेश्चन, तो कौन जो, हुज माने कौन सा, जौन सा, हाउ माने कैसे, हाउ मैनी कितना, हाउ लॉन्ग कब तक, वाई क्यों, ये वाई पढ़ना है इसे, व्हेन कब जब, ये कब है ना, कन लिखा गया है, कब जब, हुम किसे किसको, ये किसे है एक्चुअली, किसे किसको, विच कौन सा, हाउ मच कितना, हाउ फार कहाँ तक, हाउ ऑफन कितनी बार। एक्चुअली उर्दू और इंग्लिश दोनों को टाइप करना बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, दोनों का लिखने का तरीका, एक लेफ़्ट से लिखाता है, एक राइट से लिखाता है। फिर जो इंग्लिश में जो टाइपिंग कीबोर्ड होता है वो इंग्लिश से होता है, और बहुत सारे वर्ड आते नहीं हैं या जल्दी में लिखा जाते हैं। चलो ठीक है, तो हमने तुम लोगों को इस फैमिली से मुलाकात क्यों करवाई है, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये फैमिली, इस WH फैमिली के जो अफराद हैं उनको हम लोग सवालिया अल्फाज कहते हैं, और इन सवालिया अल्फाज की मदद से सवालात बनाए जाते हैं, और इन अल्फाज को इंग्लिश के जुमलों के शुरू में रखते हैं, उर्दू में नहीं रखते हैं, ठीक है। क्या तुम किस बोलते हो, क्यों जा रहे हो बोलते हैं, क्यों जा रहे हो, ठीक है, ये स्पोकन में बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं तुम कहाँ जा, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, इस तरह से जुमला बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, और इन सवालिया अल्फाज के बाद वर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह के इसको जो है ये क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। पीछे जो यस नो क्वेश्चन था, देखो, मेरा थैला है, दिस इज़ माई बैग, है ना, क्या ये मेरा थैला है, इज़ दिस माई बैग। मेरा थैला कहाँ है, वेयर इज़ माई बैग। तो ये जो सवालिया वर्ड है वो जुमले के शुरू में आएगा, उसके फ़ौरन बाद जो है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो WH फैमिली से हम लोग WH सवाल बनाते हैं। अब इससे मैं तुम लोग को समझाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये मेरा कलम है, तो बहुत छोटा जुमला है, मैक्सिमम बच्चे तुम लोग जितने भी लोग देख रहे हो तुम लोग समझ रहे होगे। दिस इज़ माई पेन, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे कि ये मेरा कलम है, से पहले अगर हम क्या जोड़ते हैं, क्या करते हैं, अगर क्या ये मेरा कलम है, तो ये दिस इज़ बन जाएगा इज़ दिस में। मेरा कलम कहाँ है, तो ये इज़ दिस पेन जो है, नहीं सॉरी ये नहीं है, हाँ ठीक है, मेरा कलम कहाँ है, तो ये होगा वेयर इज़ माई पेन होगा, इसके पहले क्या लग जाएगा, वेयर। इसी तरह से दे आर गोइंग फॉर ए पार्टी, वो लोग पार्टी में जा रहे हैं, है ना, तो दे आर गोइंग इन ए पार्टी नहीं होगा, है ना, दे आर गोइंग फॉर ए पार्टी।
क्या वो लोग पार्टी में जा रहे हैं, तो दे आर जो हो जाएगा बन जाएगा आर दे गोइंग रहेगा। वैसे ही वो लोग पार्टी में क्यों जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग के पहले वाई लग जाएगा। तो बहुत ही आसान है। पहले हम लोग स्टेटमेंट का एक नक्शा बनाएंगे जहन में, उस स्टेटमेंट में जो वर्ब आया उसको जुमले हेल्पिंग वर्ब उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, और अगर WH क्वेश्चन है तो उसके शुरू में WH वर्ड ले आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को 5 सेंटेंस की शक्ल है जिसको तुम लोगों को तरतीब देना है और तुम लोगों को बनाना है। तो इसमें तुम लोग खुद ही बनाना, मैं सिर्फ एक हिंट देता हूँ और मैं इसका आंसर तुम लोग को नहीं दूंगा। इसमें तुम लोग करना क्या है कि ये देखो, ये सारे के सारे WH क्वेश्चन है, तो इसे जुमले के शुरू में ले आना है। ठीक है। व्हाट है, हु है, वेयर है, हाउ है, व्हाट है, और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है। इसमें हु पहले आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की दूसरी शक्ल ये आएगा, और उसके बाद तुम सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को बनाओगे। फिर देखो अगर तुम लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना। कुछ वक्त लगेगा, मुझे लगेगा कि तुम लोग सचमुच पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये मैं तुम लोगों को फिर एक होमवर्क दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान है। इसमें जो अंडरलाइन जितने भी वर्ड्स हैं, आर, इज़, विल, इज़, वाज, इसको आप लोगों को जगह को बदलना है। जैसे पड़ोस में बहुत सारे दरख्त हैं, ये देयर से स्टार्ट हुआ है। देयर आर मैनी ट्रीज़ इन द नेबरहुड, पड़ोस में बहुत सारे दरख्त हैं। क्या पड़ोस में बहुत सारे दरख्त हैं, तो देयर आर बन जाएगा आर देयर में। राज इज़ हैविंग लंच एट होम, राज लंच घर पे ले रहा है, खा रहा है, तो क्या राज लंच घर पे खा रहा है, तो इज़ राज हो जाएगा। सावी विल गो कैंपिंग इन विंटर, सावी विंटर में कैंप करने जाएगी, तो विल सावी। एलिजाबेथ टू इज़ द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, एलिजाबेथ टू यूनाइटेड किंगडम की रानी है। क्या एलिजाबेथ टू यूनाइटेड किंगडम UK की रानी है, तो इज़ एलिजाबेथ टू हो जाएगा। शिकारी शंभू वाज अ ब्रेव हंटर, शिकारी शंभू एक बहादुर शिकारी था। क्या शिकारी शंभू बहादुर शिकारी था, तो वाज शिकारी शंभू और ब्रेव हंटर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है तुम लोगों को याद होगा कि मैंने जब नाउन पढ़ाया था तो नाउन का हम लोगों ने ये पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, केसेस पढ़ाया था कि नाउन जो 3 हालतों में होता है। एक तो वो सब्जेक्ट के जगह पे होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, एक ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और तीसरा जो है पॉजेसिव केस होता है, उसका एपोस्ट्रोफी लगा के बनाते हैं। तो किसी जुमले में जब हम ताल्लुक़ बताएंगे, किसी नाउन का किसी चीज़ पे मलकियत बताएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं इस सूरत में कि जब वो अकेला हो। हम एपोस्ट्रोफी एस, ये जो छोटा सा देख रहे हो ये निशान ऐसा, ये एपोस्ट्रोफी है, फिर एस है। हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल इसमें वाहिद के बाद ये बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ किसी की मलकियत है। जैसे दिस इज़ राज बैट, ये राज का बल्ला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बल्ले का ताल्लुक़ किससे है, राज से। इसी तरह से दिस इज़ सनाज स्कूल, ये सना का स्कूल है, तो सना का स्कूल, सना ने स्कूल ख़रीदा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वो स्कूल है जहाँ सना पढ़ती है। तो ये हो गया अगर तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद हम लोग एपोस्ट्रोफिस लगा देंगे, राज में एपोस्ट्रोफी राज, सना में एपोस्ट्रोफिस लगा देंगे, सनाज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इसमें जमा है, ऑलरेडी प्लुरल है अगर, और उसके आखिरी में एस आ रहा है, सीन जहाँ लिखा के एस आ रहा है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। जैसे द सोल्जर्स यूनिफॉर्म आर ग्रीन, सिपाहियों फौजियों की जो यूनिफॉर्म है वो हरी होती है, तो यहाँ पर सोल्जर्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ ये छोटा सा एस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये ट्रक के चक्के बहुत बड़े होते हैं, तो ट्रक्स है, ट्रकों के चक्के बड़े होते हैं, द ट्रक्स है, तो ट्रक्स में सिर्फ ये हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है। तो तुम लोगों को याद है, तुम लोग अपने किताब में बचपन में ज़रूर लिखते रहे होगे, दिस बुक बिलोंग्स टू, अपना नाम लिखते रहे होगे ना, तो ये वही बिलोंग्स टू है, आपका किस चीज़ से बिलोंगिंग है, ये एपोस्ट्रोफिस या एपोस्ट्रोफी इसका ये करता है, और ये पॉजेसिव केस में होता है, नाउन की हालत पोजेशन की सूरत में होती है। इसमें इजाफ़ी, हाँ यस, उससे इसमें इजाफ़ी हालत इजाफ़ी कहते हैं। ठीक है, हालत फ़ाइली, हालत मफ़ूली या हालत इजाफ़ी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा और समझ जाओगे। उन्होंने मिस्टर खन्ना का घर बेच दिया, तो मिस्टर खन्ना का घर, मिस्टर खन्नाज हाउस। उसके बाद उन्होंने दे, उन्होंने का दे होता है, बेच दिया सेल का सोल्ड होता है, दे सोल्ड मिस्टर खन्नाज हाउस। कुत्ते की दुम तार में फंस गई, तो पहले कुत्ते की दुम को छोड़ो, है ना, पहले हम लोग तार को देखते हैं। अरे हाँ, कुत्ते की दुम को पहले देखना होगा, चलो ठीक है। तो कुत्ते की दुम तार में फंस गए, चूँकि यह नाउन ही जो है यहाँ सब्जेक्ट कुत्ते की दुम ही है। द डॉग्स टेल, फंस जाना, स्टक, स्टिक से बनता है, द डॉग्स टेल स्टक इन द वायर। हवा ने अंपायर की टोपी उड़ा दी, यहाँ पर हवा सब्जेक्ट है। द विंड, बोलो माने बहना, उड़ाना, बिलीव, किसकी टोपी, अंपायर की टोपी, अंपायर्स हैड।
मोहन के घर में 2 फ्लैट हैं। मोहन के घर, मोहन्स हाउस हैज़ 2 फ्लैट्स। ठीक है, तुम लोगों ने एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल अच्छे से सीख लिया। अब ये एक स्लाइड में मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, इसका इस्तेमाल पता नहीं ग्रामर में इसे क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो बात होगी। वो है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, जिसे उर्दू में मुब्तदा और ख़बर कहते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई जुमला लिखते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट तो होता है कि हम उस आदमी का तस्करा करते हैं, है ना, जिसके बारे में हमें कोई बात कहनी है, वो जिसके बारे में हमें ख़बर देनी है। जैसे असलम इज़ वाचिंग रेसलिंग ऑन टीवी। असलम टीवी पे रेसलिंग देख रहा है, रेसलिंग का मैच देख रहा है, तो असलम के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। तो एक पार्ट ये हो गया असलम, और दूसरा हम उस आदमी के बारे में, उस चीज़ के बारे में ख़बर देते हैं, जिससे ख़बर कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं इंग्लिश में। तो जब हम कोई जुमला बनाते हैं, मतलब जुमला बोलते हैं, तो हम किसी शख्स या चीज़ का नाम लेते हैं, नंबर 1। तो किसी शख्स या चीज़ का हमने नाम लिया, असलम का नाम यहाँ ले लिया हमने, जो सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। और उसके बाद उस शख्स की चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं। असलम के बारे में हमने क्या कहा? असलम के बारे में हम कह रहे हैं इज़ वाचिंग रेसलिंग ऑन टीवी। तो इस हिसाब से किसी भी जुमले के 2 हिस्से होते हैं, जिससे हम लोग बिल तरतीब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट करते हैं। बिल तरतीब का मतलब क्या हो गया कि पहले मैंने शख्स या चीज़ का तस्करा किया है, तो ये शख्स या चीज़ हो गया असलम, तो ये हो गया सब्जेक्ट मुब्तदा, और ये हो गया ख़बर प्रीडिकेट, ये हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रीडिकेट में ना वर्ब होता है, और उसके बाद फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं। फ्रेज क्लॉज का मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें वीडियो कुछ लंबा हो गया तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ बताया इसमें। तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जो है वो कोई चीज़ होता है जो कोई काम करता है या उस पर कोई काम होता है, और उसके बाद उसके बारे में हम जो कुछ बताना चाह रहे हैं, जिसमें वर्ब भी शामिल होता है, वो पूरा का पूरा जुमला प्रीडिकेट होता है। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक चीज़ मैंने बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेसलिंग जो है ये खेल को कहते हैं, आईएनजी लगा हुआ है लेकिन नाउन है ये। वॉचिंग, यहाँ वर्ब तुम्हारा वॉचिंग है, रेसलिंग वर्ब नहीं है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है पहलवानी, और टीवी भी ऑब्जेक्ट है। इसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। 2 ऑब्जेक्ट आ सकता है किसी भी जुमले में। तो मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जिसके बारे में ख़बर दी जाए, ये मुब्तदा हो गया। और ख़बर के ज़रिए इस्म के बारे में जो इत्तला दी जाती है, ये ख़बर कहलाता है। मतलब ख़बर के ज़रिए क्या होता है, इस्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हो गया। तुम लोग हेल्प ले सकते हो ग्रामर की बुक का। चलो इसमें मैं तुम्हें इतना ही बताऊँगा, ठीक है। अब हम लोग ज़मीर पे आते हैं। ज़मीर लफ्ज़ से तुम लोग वाकिफ़ हो ना, उसका ज़मीर मर चुका है, अभी भी ज़मीर ज़िंदा है। तो ये ज़मीर होता क्या है? ज़मीर क्या होता है? एक इंसान के अंदर का एक ये चीज़ होती है, कहते हैं ना, वो मर चुका है, हम लोग नहीं बोलते, उसका ज़मीर मर चुका है। तो एक्चुअली यहाँ ग्रामर के लफ्ज़ों में ज़मीर उस सेंस में यूज़ नहीं होता है। हम लोग जब कोई जुमला बोलते हैं तो किसी जब कुछ भी वाक्य बोलते हैं, मैंने ये किया, हम लोग वहाँ गए, तुम्हारा क्या हाल है, तुम लोगों ने बहुत दिनों से फ़ोन नहीं किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि ज़मीर गिनती के कुछ ही अल्फाज होंगे, ठीक है, 25-50 होंगे बमुश्किल। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़मीर है वो ये है, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, शख्स, ज़मीर शख्सी। ये शख्स के बारे में इसका इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो आई के माने तुम लोग जानते हो मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम, आप लोग, तुम लोग, ही, शी, इट तीनों का माना वो होता है, और दे माने होता है वो लोग। तो इसम के बदले में जो इस्तेमाल अल्फाज होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर तुम लोग याद करो, इस तरह से तुमको आगे बहुत काम आएगा। कैसे याद करना है ज़मीर को? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, है ना, मैंने भी ऐसे याद किया था, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आई जो हो गया ये सिंगुलर है, वी प्लुरल है, यू सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है, ही, शी, इट सिंगुलर है, और दे प्लुरल है, ठीक है। ही जो है तस्कीर, सॉरी कहाँ चले, ही जो है तस्कीर है, और शी जो है तानीस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन D1 में मैंने तुम लोगों को ये वाला पेज दिया था, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ब थे, इसका तुम लोगों को मीनिंग याद होगा, ठीक है। तो मीनिंग रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आई माने मैं होता है, लेकिन मैं नहीं होता है, आई माने मुझे भी होता है, मी माने मुझे होता है, मी माने भी मैं होता है। तो ये बस एक हम लोगों को बचपन में मीनिंग याद करा दिया गया था, और ये आज तक के लोगों को याद कराया जाता है, जबकि मीनिंग याद करने की नहीं, और बल्कि इसकी मीनिंग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ज़मीर के भी वाहिद जमा होते हैं, चूँकि इसम और ज़मीर एक ही चीज़ है ना, किसी का नाम ना लेके उसके बारे में तुम, आप, वो, है ना,
और लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तू मैं मैं, वही है। तो ज़मीर जो है तू मैं है, तो इसका भी वाहिद जमा होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बताने की कोशिश की इसमें टेबल में, ये मैंने इसको लाइन से घेर दिया है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे है, ये मैंने पीछे तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। यही बताया कि आई वाहिद है, वी जमा है, यू वाहिद भी है, वी जमा, ही, शी, इट जो है दे है। तो ये सारे के सारे हो गए। अब ये मैंने नीचे क्या लिखा है ना, ये समझने की चीज़ है। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हम लोग आगे बताएंगे ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसमें जो होता है, जैसे आई माने मैं होता है, मुझे होता है, मी माने भी मैं होता है, मुझे होता है, यू माने तुम होता है, जो इसका माना होता है वही इसका माना होता है, जो इसका माना होता है ये इसका माना होता है, तीनों एक ही चीज़ है। बस होता क्या है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मी जो है मुझे, आई माने मुझे, मैं, मी माने भी मैं मुझे, तो ये जो है वाहिद है और उसका होता है अस होता है ना, अस माने हम लोग, वी माने भी हम लोग होता है, तो ये नॉट ऑब्जेक्टिव होता है। खैर, तो मी तुम्हारा वाहिद है, अस पुल जमा है, यू तो दोनों में अपना वो साथ रहता है, किसी से किसी का तू में हो उससे कोई मतलब नहीं है। हिम, हर, हिट, इट और देम, देख रहे हो कि यहाँ तुम्हारा जितने हैं उसी तरह से यहाँ भी उतने ही शक्लें हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो हम लोगों ने ज़मीर के वाहिद और जमा को देख लिया है और बहुत ही आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मीनिंग से ही समझ आ रहा है। मी सिंगुलर, अस प्लुरल, यू को छोड़ दो, सिंगुलर प्लुरल दोनों है। हिम, हर, हिट, इट और देम ये प्लुरल है, और यहाँ ये पूरा तीन वाहिद है, ये पूरा का पूरा जमा है। देखो ये तुम्हारा रिवीजन जो डे 2 में मैंने तुम लोग बताया था उसका रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने तुम लोग को लिखा था ना ये नाउन पे आ गया, हमने बताया था अहमद राइट्स लेटर, इसमें अहमद सब्जेक्ट है। अहमद जब सब्जेक्ट है, अहमद ख़त लिखता है ना यहाँ, तो अहमद जो है किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। मतलब कोई भी केस में जो होता है ना, कोई भी हालत फ़ाइली में होता है, उस वक्त जब वो फ़ाइल की जगह पे होता है तो हम कहते हैं कि वो हालत फ़ाइली में है। बस इतना ही हमें समझना है। जब वो फ़ाइल की जगह पे होता है, सब्जेक्ट की जगह पे होता है, तो हम उससे कहते हैं वो सब्जेक्टिव केस में है ना। ये में मैंने लिखा है। यहाँ अहमद हालत फ़ाइली में है। क्यों हालत फ़ाइली में? क्योंकि यहाँ ये फ़ाइल है, फ़ाइल है तो हालत फ़ाइली है। अब देखो इसकी जगह बदलेगी तो ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अहमद नहीं, बुक्स है। जैद रीड्स बुक, जैद किताबें पढ़ता है, तो यहाँ पे बुक्स जो है मफ़ूल है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जैद सब्जेक्ट है, तो ये बुक हालत मफ़ूली में है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो और जैद यहाँ सब्जेक्ट है, तो हालत, यहाँ पर जो भी चीज़ होगा, चाहे जैद हो, बुक्स हो, पेन्स हो, अकरम हो, है ना, निदा हो, कोई भी हो, वो सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी नॉमिनेटिव केस में होगा। और यहाँ पे जो भी होगा ऑब्जेक्टिव में, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। या और फिर मैंने तुमको डे 2 में ही ये बताया था कि ये हालत इजाफ़ी, जब एक इसम का किसी दूसरे इसम पर हक़ या मिल्कियत या कब्ज़ा का पता चलता है। दिस इज़ माजिद हाउस, तो माजिद जो हो गया एपोस्ट्रोफी लगा हुआ ना, माजिद जो है हालत इजाफ़ी में है, यानी पॉजेसिव केस में है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्रोनाउन का जो तुम्हें मैं केस बताऊँगा वो तुम्हारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक चीज़, किसी जुमले में इस्म और ज़मीर की हालत, इस्म की हालत हमने देखा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, तो इसी तरह ज़मीर की भी 3 हालतें होंगी। कि एक बहुत अहम पॉइंट है, क्या है, देखो इस जुमले को देखो, अच्छे से देखो। अहमद टीचर्स हिम, अहमद उसे पढ़ाता है, तो यहाँ पे अहमद सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो अहमद हो गया नॉमिनेटिव केस में और हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। अहमद उसे पढ़ाता है, अगर इसका हम मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं करेंगे और हम लेके आएंगे वो अहमद के ज़रिए पढ़ाया जाता है, मतलब वही वो अहमद उसे पढ़ाता है। सिर्फ हिम को हम उठा के उस शख्स को उठा के यहाँ ले आते हैं, इस शख्स को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो अहमद साहब तो अहमद ही रह गए, हिम बदल गए ही में, है ना। अब इनका प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ ये बताना मुश्किल है। बहरहाल तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी भी जुमले में जब इस्म की हालत बदलती है, इस्म की हालत बदलने का मतलब क्या होगा, इस्म अभी नॉमिनेटिव हालत में था, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव हालत में आ गया, तो हालत बदली। तो किसी भी जुमले में जब इस्म की हालत बदलती है तो उसकी शक्ल नहीं बदलती। देखिए अहमद साहब एज इट इज़ हैं, जैसे हैं, है ना, जितने लंबे चौड़े थे वैसे ही है ना, यहाँ तक कि उनकी स्पेलिंग में कोई तब्दीली नहीं आई, साइज़ में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। जबकि ज़मीर की जब हालत बदलती है, ज़मीर की हालत बदलने का मतलब क्या हुआ, वही जो इस्म की हालत बदलने का हुआ। यहाँ पे ज़मीर साहब जो थे वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हालत में थे और उनको उठा के यहाँ पर सब्जेक्ट की हालत में ले आए। तो जब ज़मीर की हालत बदलती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है ना। तो देखिए हिम बदल गया ही में, तो शक्ल बदली या नहीं बदली। तो मैंने पिछले वीडियो में नाउन की हालत के बारे में ज़्यादा उस पर जोर नहीं डाला था और सिर्फ 3 स्लाइड में और वो छोटे एक एग्जांपल देखे मैं आगे निकल गया था। यहाँ मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा, क्योंकि अगर ये तुम लोग समझ जाओगे तो इंग्लिश
पर तुम लोगों का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़मीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या हमने समझा कि इस्म की हालत अगर बदलेगी तो उसकी शक्ल नहीं बदलेगी, लेकिन ज़मीर की हालत बदलेगी तो उसकी शक्ल बदल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे मुंसलिक यहाँ आइए, देखो यहाँ पे ज़मीर की हालत को मैंने एक ही टेबल में रखा है। मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि तुम 8 वर्ड्स को याद कर लो सीरियली, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। क्यों बताया था? इसलिए बताया था कि अगर ये तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, सब ना। तो ये आई, वी, यू, ही, शी, इट जो है, सिर्फ ये तुम्हें 8 वर्ड याद हो गए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। तो यू एक्चुअली 2 दफ़ा है, इसलिए मुझे 8 याद था। तो ये 7 अल्फाज जो हैं ये नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस में है क्या मतलब हुआ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हें इसे जुमले के शुरू में रखना है, बस इतना ही ध्यान रखो। अगर यही लफ्ज़ अपनी हालत बदल करके मैं अगर चला जाऊं ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो मुझे आई से मत पुकारना, मुझे मी कहना। या हम लोग यहाँ पर 10 आदमी हैं, अगर हम लोग उठ करके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेंगे तो कभी भी वी मत बोलना, अस बोलना। और एक बात और ध्यान रखो कि इसके जो मीनिंग जो होंगे और इसके मीनिंग जो होंगे दोनों बराबर होंगे। आई माने मैं मुझे, मी माने मैं मुझे, वी माने हम लोग, अस माने हम लोग, यू माने तुम, यू माने तुम, ही माने वो उसे, हिम माने वो उसे, शी माने है ना। तो इसे हर माने उसका, हिम माने उसका हम लोग को सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन सही सिखाया जाता है, क्योंकि ये तो और दूसरी का इस्तेमाल होगा तो तुम लोग, इसलिए मीनिंग तो जानना ज़रूरी है। लेकिन ये कन्फ्यूज़न, हमारी बात तुम लोग में कन्फ्यूज़न पैदा ना कर ले कि हम दोनों का मीनिंग एक ही बता रहे हैं, उसकी वजह है जो हम आगे समझेंगे। बहरहाल जैसे एक दफ़ा इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। तो मैं मीनिंग क्यों बताऊँ, यहाँ तो मैंने मीनिंग बहुत डिटेल से लिख दिया है। देखो यहाँ पर सबका मीनिंग लिखा हुआ है ना। देखो आई माने मैं, मी माने मुझे, हिज माने उसका, हिम माने उसे, वी माने हम लोग, अस माने हमें। मैंने क्या बताया, वी माने भी हम लोग होता है, हस माने भी हम लोग होता है। लेकिन मैंने यहाँ ये जो मीनिंग इसका जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो ये मीनिंग है, इसे देख लो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बता रहे थे तुमको कि ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, और इसी से बन गया मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। और ये जो है पॉजिटिव केस में माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज ही होगा, इसलिए एक ही लिखा है मैंने। हर, हर्स, इट्स ही होगा, दियर, दियर्स होगा। तो इस पर यह ध्यान में रखो, इस टेबल को। अगर तुम्हें फिर आगे जब केस का एक जगह टेबल देखना होगा तो इस टेबल पे आ जाना, या ऐसे तुम लोग एक कॉपी में नोट करो, जो कॉपी तुम्हारे पास होगी। अब देखो नीचे दिए गए जुमलों को इंग्लिश में तर्जुमा करें। मैं तर्जुमा करने की नहीं बोलूँगा, मैं इंग्लिश में बोलने की बात करूँगा। इंग्लिश में बोलो। मैं कलम रखता हूँ, मुझे एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। अगर हम ये बोलते हैं तो इंग्लिश में तीनों का एक ही सेंटेंस होता है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब ये बताओ कि आई का माना क्या होता है, मैं होता है या मुझे होता है या मेरे पास होता है। मैं कलम रखता हूँ, मुझे एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। मैंने एक कलम ख़रीदा, आई बॉट ए पेन, फिर यहाँ मैं आ गया, मैंने आ गया यहाँ पर। अब मैंने का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं कलम रखता हूँ, आई हैव ए पेन, मुझे एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मैंने एक कलम ख़रीदा, आई बॉट ए पेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको दिमाग में रखो, आगे मैं बताता हूँ। तो अब हम तुम लोग को एक्चुअली नॉमिनेटिव केस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ज़मीर की हालत फ़ाइल। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि मैं, मुझे, मेरे पास, मैंने, इन चारों लफ्ज़ों के लिए इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ आई ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। दफ़ा और दिखा दूँ, देखो चारों के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है, आई का इस्तेमाल हुआ है। वेरी गुड, आगे बढ़ें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो तुम लोग को मैंने 7 वर्ड बताया है, जो एक सीरीज़ में याद रखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर यूज्ड ओनली इन नॉमिनेटिव केस। दे आर, रिमेंबर, दे आर यूज्ड ओनली इन नॉमिनेटिव केस। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, ज़मीर जो है, सिर्फ बतौर फ़ाइल ही, है ना, सिर्फ बतौर फ़ाइल ही इस्तेमाल होंगे, सिर्फ बतौर फ़ाइल ही इस्तेमाल होंगे। भले ही हमें माना कुछ और समझ में आ रहा हो, उसका मुझे आ रहा हो, तो भी आई ही इस्तेमाल करना, ठीक है। मतलब सारे फ़ाइल सब्जेक्ट की जगह लेंगे, हालत मफ़ूली या हालत मफ़ूली या हालत इजाफ़ी में नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे हम लोग कुछ जुमलों से समझते हैं। तुम लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो तुम तो खैर यू ही है, वेयर आर यू गोइंग। अब देखो हमारे पास, हम लोगों के, या हमारे हम लोगों के पास कुछ किताबें हैं। तो हमारे का भी मैंने वी दिया है, हम लोगों का भी वी दिया है, हम लोगों का भी वी दिया है। ऐसा क्यों?
वी हैव सम बुक्स, उसके पास एक नया बैग है, ही शी ही हैज़ ए न्यू बुक। देखो ये टाइपिंग में ना ये दोनों स्पेस बन नहीं रहा था, बहरहाल इसको देखना, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं होगा, कहीं पर डैश नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइपिंग करना, कहीं पे हट जाता है फुल स्टॉप। वो स्कूल जा रहा है, यहाँ पे ही आया, उसके पास एक दुम होता है, मतलब यहाँ कुत्ते की बात कर रहे हैं या किसी जानवर की, तो इट हैज़ ए टेल। तो इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोनाउन में अगर शुरू में जो वर्ड आया है, यही साथ ही मैं, हम लोग, तुम लोग, वो लोग, यही आएगा ना, इतना ही आएगा ना, तो उसका जो है ये नॉमिनेटिव केस जो है, ये नॉमिनेटिव केस ही इस्तेमाल होगा। ये बस ये अगर शुरू में आया है तो इतने ही वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो, तो समझ में बात आ गई, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वी आया, हम लोगों के लिए वी, हमारे के लिए वी, हम लोगों के लिए वी, उसके के लिए हिज नहीं आया है, ही आया है, शी आया है, क्योंकि ये उसके पास जुमले के शुरू में है, तो ही आएगा, हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बातों को। चलो, अब जो है इसकी मफूली हालत को समझते हैं। ज़मीर जब अपना जगह बदलेगा तो उसकी शक्ल बदलेगी। उसने मुझे कलम दिया, वो मुझको बुला रहा है, वो मेरे नज़दीक आया, उसने मुझसे या हमसे कलम ख़रीदा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो मुझे रेड इंक कलर से है वो सारे के सारे मफूल है। क्यों कि यहाँ पर फ़ाइल है ही नहीं, फ़ाइल ये है, उसने है फ़ाइल, वो है, उसने, ये फ़ाइल है। तो देखो इसका मैंने इस्तेमाल ही किया है सबका, है ना, उसने का भी ही, वो का भी ही, वो का भी ही, उसने का भी। तो हमें मेरा मकसद इसको डिफ़ाइन नहीं क्लियरफाई नहीं करना, मैं ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे, मुझको, मेरे, मुझसे, हमसे, सबके लिए मी आया है, ठीक है। क्यों आया है? इसलिए कि यहाँ पर मुझे जो है, उसने मुझे कलम दिया, उसने, वो सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, वो मुझको बुला रहा है। तो ऑब्जेक्ट कभी भी आई नहीं होगा, मी होगा। अगर बहुत सारे हम लोग होते तो फिर अस होता, वी नहीं होता, ध्यान दोगे, ठीक है। मी जो है ऑब्जेक्ट की हालत में है, इसलिए यहाँ पर मुझे, तुम इसे नहीं देखना कि मुझे है तो मी लिखेंगे और मेरे है तो आई लिख देंगे, नहीं, या माई लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर मी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखो एक दफ़ा मैं तुमको फिर वहाँ पे आता हूँ, वहाँ पे देखो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, अगर जमा होगा तो ये अस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारा हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ नतीजे पहुँचे, उसी को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये अब नॉमिनेटिव हालत में ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे, अगर वही चेंज होकर ऑब्जेक्ट होंगे, और ये पॉजिटिव को मैंने फिर लिखा है, तो ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग ज़मीर के हालत इजाफ़ी की तरफ आ रहे हैं। ये वही हालत इजाफ़ी है जो हम लोगों ने नाउन में पॉजिटिव केस की शक्ल में पढ़ा था, एपोस्ट्रोफी एस, या सिर्फ अगर प्लुरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देने से काम चल जाता है। तो उसमें तो बहुत आसानी थी, वो मेरे पास नाउन मौजूद था, हमने उसमें एपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना था। लेकिन प्रोनाउन का जो कंडीशन है वो नॉमिनेटिव पॉजिटिव की तरह, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव की तरह पॉजिटिव केस का भी थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, देयर्स। ये जैसे यहाँ पर ये सारे दो हैं ऑलमोस्ट, इसमें भी दो है, हिज है, इट्स है, एक ही लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, माई माने भी मेरा होता है और माइन माने भी मेरा होता है, आवर माने भी हम लोगों का, आवर्स माने भी हम लोगों का, योर माने भी तुम्हारा, योर्स माने भी तुम्हारा, हिज माने उसका, हर माने उसका, हर्स माने भी उसका, इट्स माने इसका, उसका, इसका, जो भी हो, और देयर माने भी उन लोगों का और देयर्स माने उन लोगों का। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमारे लिए ये पैदा हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं तुम लोगों को बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इससे हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। हमें सिर्फ अब ये देखना है कि ज़मीर की हालत इजाफ़ी ये है, ये सारे के सारा जो है, और बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं उसे बस में यहाँ देखो, मैं तुम लोगों को एक टेबल की मदद से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़मायरों के दो हालत इजाफ़ी क्यों, मतलब ये प्रोनाउंस के दो मतलब के पॉजिटिव केस क्यों, आखिर इन दोनों हालतों में फ़र्क क्या है। तो देखो एक्चुअली दो इसलिए है कि इसमें दो पॉजिटिव केसेस हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। अभी मैंने तुम लोगों को एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया है, एडजेक्टिव जब मैं पढ़ाऊँगा तो तुम लोग देखोगे कि एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव को मैं ADJ लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑलमोस्ट नाउन के पहले आएगा। तुम अगर उर्दू में बोलोगे जैसे कलम है, नया कलम, तो नया कहाँ लगाते हो, इसके पहले। इंग्लिश में भी न्यू पेन ही बोलेंगे। इसी तरह से तुम 50, 25, 10, 20 तुम्हारे दिल में अभी जो भी आता है एडजेक्टिव, ब्लू स्काई, तो हमने ब्लू कहाँ लगाया, स्काई से पहले।
तो ये ब्लू एडजेक्टिव है, ये बहुत बड़ी पहचान है इसम के ठीक पहले आना एडजेक्टिव का, सिफत का, क्योंकि वो इसम सिफत कहलाता है। एक्चुअली एडजेक्टिव उर्दू इसमें सिफत होती है क्योंकि वो इसम की सिफत बताती है, वो वर्ड बताता है। तो यहाँ पर जो है तुम ध्यान से देखो, मैं इसमें जो है पॉजिटिव केस का जो पहचान है एडजेक्टिव है कि उस हालत इजाफी सिफत इजाफी कहते हैं, उसके बाद नाउन आता है। देखो छोटा सा है, चूँकि एक टेबल पे है इसलिए फ़ॉन्ट था छोटा है। इसे पॉजिटिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। डिटर्मिनर्स कहते हैं डिटरमाइन करना, ये डिटरमाइन कर देता है। इससे बुक्स पहले आएगा, सॉरी नाउन से पहले आएगा और वो कर देगा कि माई बुक, मेरी किताब, मेरी ही किताब है, ये डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तयन करना, डिटर्मिनेशन का डिटरमिनर मतलब डिटरमिनर मतलब हुआ तयन करना। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। क्या फ़र्क देख रहे हो? बहुत बारीक फ़र्क है। देखो ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। क्या है फ़र्क? यहाँ पे क्या है, मेरी का इस्तेमाल जो है किताब के पहले आया है ना। माई का इस्तेमाल जो है बुक से पहले आया है और यहाँ मतलब इसके बाद नाउन का इस्तेमाल हुआ है। और दिस बुक इज़ माइन नहीं होता है, दिस बुक इज़ माइन होगा। तो ये जो है माइन जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये इसके बाद नो नाउन नहीं आएगा। दिस बुक इज़ माइन। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो पहला वाला मैंने जो भी दिया है माई, आवर, योर, हिज, तो दो है, हिज है, हर, इट्स, देयर, ये तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और माइंस, आवर, योर्स, फिर एक और हिज, हर्स, एक और इट्स, देयर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसको बारी बारी सबको देख लो एक दफ़ा, तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये तुम्हारी किताब है, ये किताब तुम्हारी है ना, फ़र्क है ना। तो इसका इंग्लिश में भी फ़र्क है। दिस इज़ योर बुक, दिस बुक इज़ योर्स, नॉट योर। ये उसकी किताब है, ये किताब उसकी है। दिस इज़ हिज बुक, दिस बुक इज़ हिज का हिज ही होता है। ये उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक अगर लड़की है, ये है फेमिनिन जेंडर है। ये किताब उसकी है तो दिस बुक इज़ हर्स, हर का हर्स हो जाता है। दिस इज़ इट्स क्लॉथ, अगर कोई बेजान चीज़ है, यहाँ इट्स मतलब डॉल के बदले में लिया गया है, ये उसका कपड़ा है। ये इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता है या फिर नहीं करते हैं या इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ये उन लोगों की किताब है, दिस इज़ देयर बुक, ये किताब उन लोगों की है, दिस बुक इज़ देयर्स। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन समझना होगा। तुम लोग ग्रामर के टर्मिनोलॉजी में मत जाओ, सिर्फ ये समझो कि ये दोनों पॉजिटिव केस में हैं और ये जो माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर है, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और इनके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत आसान है और बहुत छोटा जुमला है, बहुत ही आसान जुमला है। अब देखो मैं अब थोड़ा वर्ब बता करके अपने इसको ख़त्म करूँगा। वर्ब जो है, वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। यहाँ ये मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुराहट है? इतना काम करने के बाद ही मुस्कुराहट। वर्ब मतलब काम ही होता है ना, लेकिन इससे खुशी क्यों है मालूम है? इसकी खुशी इसलिए कि इसका कहना है कि स्लीप, सोना, ये भी तो वर्ब है, तो इसलिए खुश है। एनीवे यहाँ पर कुछ वर्ब का एग्जाम्पल है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द मंकी ईट्स बनाना, बंदर केला खाता है। ईट्स जो है ये तुम्हारा रेड्स जो है ये वर्ब है। अशोक फ्लाइज काइट, अशोक पतंग उड़ाता है। मोहन इज़ रनिंग फास्ट, मोहन तेज़ दौड़ रहा है। यहाँ पर हमने 3 जुमला लिया है। पहला लिया है द मंकी ईट्स बनाना, अशोक फ्लाइज काइट, मोहन इज़ रनिंग फास्ट। पहला का है बंदर केला खाता है, दूसरा अशोक पतंग उड़ाते हैं या उड़ाता है, मोहन तेज़ी से दौड़ रहा है। ऊपर के जुमलों में ये जो तुम्हारा 3 आया, ईट, फ्लाइज, रनिंग, ये फेल है, वर्ब है, पीछे बताया। तो वो हमें बताते क्या है? वो हमें बताते हैं कि इसम क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बंदर क्या कर रहा है? बंदर इसम है, सब्जेक्ट है। बंदर क्या कर रहा है? केला खाता है, तो खाता है तुम्हारा वर्ब हो गया। अशोक क्या करता है? उड़ाता है, उड़ाना वर्ब हो गया। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ रहा है जो है वो तुम्हारा वर्ब हो गया। फेल वो अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं कि इसम, यहाँ सब्जेक्ट, हाँ, एक शख्स या जानवर या चीज़ जो भी हो क्या करता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अकरम रीड्स अ बुक, अकरम एक किताब पढ़ता है, इसको मैं सही नहीं कर पाया। अकरम एक किताब पढ़ता है। द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय खेत में चल रही है। द स्टोन्स आर मूविंग, पत्थर हरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीड्स, इज़ ग्रेजिंग, आर मूविंग, ये तुम्हारा क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि अकरम के बारे में। अकरम पढ़ता है, गाय चल रही है और पत्थर जो है वो हरकत कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फ़ाइल फेल मुआहदा के बारे में, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक कंप्लीट चैप्टर है। तो ये जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं 9-10 में बच्चे, उनको मतलब पढ़ना होता है, चूँकि एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर हमें वो एग्ज़ाम देना मेरा मकसद तो है नहीं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल
और ये रूल सब पे लागू होता है, वो ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखो मैंने यहाँ समझाया, जब इस्म या ज़मीर वाहिद हो, सॉरी ये कहाँ चला गया ये, हाँ, जब इस्म या ज़मीर वाहिद हो तो फ़ेल वाहिद होता है, और जब इस्म या ज़मीर जमा हो तो फ़ेल भी जमा होता है। जैसे अकरम प्लेज फुटबॉल, अकरम सिंगुलर है तो प्लेज भी सिंगुलर होगा। दे प्ले फुटबॉल, दे प्लूरल है तो प्ले भी प्लूरल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सेंटेंस है ये, और इसमें तुमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, और ये एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एग्जाम्पल है। वो रोता है, ही वीप्स, वो लोग गाते हैं, दे सिंग, तुम दौड़ते हो, यू रन, वो काम करती है, शी वर्क्स, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड ना। वर्क्स पढ़ सकते हो, इसको वर्क्स भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे वो सिंगुलर है, वीप सिंगुलर, दे प्लूरल है, सिंग प्लूरल, यू प्लूरल है, रन प्लूरल, शी सिंगुलर है, वर्क्स सिंगुलर, वी प्लूरल है, तो रीड भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक और कंसेप्ट क्लियर करना है कि कुछ फेल ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ से मिलकर बनते हैं। जैसे पीछे एक था एग्जांपल, मोहन इज़ रनिंग फास्ट, इसमें इज़ रनिंग जो है 2 वर्ब है। द डॉग इज़ वैगिंग इट्स टेल, कुत्ता अपनी दुम हिला रहा है, इज़ वैगिंग जो है ये तुम्हारा 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। इसी तरह द लाइन्स कब्स आर स्लीपिंग अंडर ए ट्री, कुछ शेर के बच्चे दरख्त के नीचे सो रहे हैं, तो आर स्लीपिंग जो है ये तुम्हारा इस तरह के, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड मतलब किए होते हैं ना, कंपाउंड वर्ब होते हैं ये सब। ठीक है, तो एक से ज़्यादा होते हैं वर्ब। चलो, एक जुमले में फ़ेल को कैसे तलाश करें, है ना। तो फ़ेल तलाश करने के लिए पहले इस्म या ज़मीर को चुनें। जैसे एग्जांपल लेंगे, मोहन रीड्स अ बुक, हमने इसमें इस्म या ज़मीर को चुन लिया, मोहन को चुन लिया। फिर वो लफ्ज़ तलाश करें जो जाहिर करता है कि इस्म या ज़मीर क्या अमल करता है, क्या काम करता है। तो अब बताओ दोनों, मोहन क्या करता है जुमले में, तो हम देख रहे हैं कि मोहन पढ़ता है, तो रीड्स जो है पढ़ता है, ये तुम्हारा रीड्स पूरा एस लगाकर ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर मैं बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। हम जब किसी से कोई चीज़ मुझे लेना है, रिक्वेस्ट करते हैं, और उसका जवाब कैसे देते हैं वो यहाँ मैंने बताया है। विल यू गिव मी अ पेन प्लीज़, क्या आप मुझे बराह मेहरबानी कलम देंगे। येस हेयर इट इज़, हाँ ये लो। विल यू गिव मी सम पेंसिल प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ पेंसिल देंगे। हेयर, येस हेयर इट इज़, हाँ ये है, ये ले लो। विल यू गिव मी सम वाटर प्लीज़, येस हेयर इट इज़, क्या आप मुझे पानी देंगे थोड़ा। विल यू गिव मी ए रूलर प्लीज़, क्या आप मुझे अपना एक रूलर देंगे, तो येस हेयर इट इज़। ठीक है, बहुत ही आसान है। और एक और पैटर्न है, वो ये है कि किसी से रिक्वेस्ट करने का एक और तरीका है, विल यू गिव मी समथिंग टू ईट प्लीज़, क्या आप मुझे प्लीज़ कुछ खाने के लिए देंगे। येस हेयर इज़ एन एप्पल फॉर यू टू ईट। हेयर, येस हेयर इट इज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, विल यू गिव मी समथिंग टू रीड प्लीज़, क्या आप मुझे पढ़ने के लिए कुछ देंगे। येस हेयर इज़ द बुक फॉर यू टू रीड। विल यू गिव मी समथिंग टू ड्रिंक प्लीज़, यहाँ रीड वाले पढ़ना, सबका माने वही है, सिर्फ वर्ब को हम चेंज मैंने किया है। क्या आप मुझे कुछ पीने के लिए देंगे। येस हेयर इज़ सम वाटर फॉर यू टू ड्रिंक, हाँ यहाँ कुछ पानी है आपके लिए पीने के लिए। विल यू गिव माई फादर समथिंग टू रीड, कि आप मेरे वालिद साहब को पढ़ने के लिए कुछ देंगे। येस हेयर इज़ द बुक फॉर योर फादर टू रीड। ठीक है, चलिए उसके बाद ये कुछ वर्ड है, इजी आसान, गुड अच्छा, नियर नज़दीक, नो नहीं, यूज इस्तेमाल करना, कम आना, मेक बनाना, टेक लेना, फार माने दूर, हार्ड मुश्किल, बैड बुरा, येस हाँ, हैव रखना, टू लगाते हैं, इन्फिनेटिव कहलाता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। गो जाना, लाफ हंसना, वांट चाहना, सी देखना, स्मॉल छोटा। किसी व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माय नेम इज़, यहाँ पर लिखना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या बोलेंगे इसमें, नाइस टू मीट यू। ज़बरदस्त, कोई बात किसने, ग्रेट, मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, तुम्हें खुश आमदीद, यू आर वेलकम। तो ये इस तरह से हमारा अब यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक मैंने कोटेशन लिखा है, मार्क ट्वेन का एक बहुत बड़ा ये अदबी शख्स गुजरा है ये, द मैन हु डज़ नॉट रीड बुक्स हैज़ नॉट एडवांटेज ओवर द वन हु कैन नॉट रीड देम। अगर तुम लोग इसका मतलब समझ रहे हो तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ रहे हो, जो लोग समझ रहे हो वो आप लोग पर कमेंट भेजेंगे। और मैं बता दूं, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कि एक शख्स है जो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, तो वो और जो शख्स जिसको पढ़ने ही नहीं आता वो दोनों बराबर है। किस सेंस में, कि किताब वो भी नहीं पढ़ रहा, किताब वो भी नहीं कर रहा है। तो चलो, उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बहरहाल तुम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और मैंने कोशिश की है कि नए ढंग से सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली इसे मैं तरतीब दूँ, और तुम लोगों के रायों का इंतज़ार रहेगा।
अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे इतवार को अपलोड कर दूँ, कमिंग संडे को।